सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान के इस वक्त मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें अंडर कंट्रोल दिखाई देते हैं। पिछले 5-6 रिव्यू जो इंटरेस्ट रेट के लिए हुए उसमें पॉलिसी रेट में हमने एक बड़ी कटौती देखी, 22% से अब ये 12% पर आ चुका है। और एक हफ्ते के बाद अब एक बार फिर इंटरेस्ट रेट का ऐलान होना है और उसमें एक बड़ी कमी बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से ये डिमांड भी की जा रही है। उनकी एक्सपेक्टेशन भी है कि हुकूमत इस बार एक कमी को ज़रा थोड़ा सा नंबर को बढ़ाएगी। और उसके साथ साथ ये इसलिए भी डिमांड की जा रही है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इस वक्त खासी हद तक एक कंट्रोल में नजर आ रहा है। 2 से 3% के दरमियान पिछले 2 माह के फिगर सामने आए हैं। और लेकिन हमने ये देखा कि जिस तरह हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी उससे ज़्यादा प्रोपोर्शन से हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो ट्रेड डेफिसिट को हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और फिर पिछले साल यानी 2024 के अगर हम फिगर्स देखें, जिन लोगों ने अब पाकिस्तान से बाहर कारोबार करने को तरजीह दी है, तो सिर्फ दुबई में जो नंबर इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं, 8,100 से ज़ायद पाकिस्तानी बिजनेसमैन अपनी कंपनीज वहाँ पर रजिस्टर्ड इस वक्त करवा चुके हैं। और दुबई में अब जो नए रजिस्टर्ड होने वालों की तादाद है उनमें पाकिस्तान अब भारत के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। 16,000 से ज़ायद कंपनीज वहाँ पर इस वक्त भारत की मौजूद हैं और अब पाकिस्तान का नंबर 8,000 से ज़ायद हो चुका है, जो अगर आबादी के तनासुब से देखें तो खासा एक ज़्यादा नंबर है। चूँकि भारत की इकॉनमी और भारत की जो ओवरऑल मार्केट और आबादी है वो पाकिस्तान के मुकाबले में 5 से 6 गुना ज़्यादा है। तो अब ये इस वक्त कितना संजीदा इस वक्त हमारी हुकूमत को इन मामलों को लेना चाहिए, जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के इशूज़ हैं, इनको कैसे इस वक्त हैंडल करना चाहिए, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मियां जाहिद हुसैन साहब साबिक वज़ीर IT के मारूफ बिजनेसमैन हैं, सनतकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मियां जाहिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो हम इस वक्त नंबर्स देख रहे हैं 2024 के, 8,000 से ज़ायद कंपनीज या कारोबार का दुबई शिफ्ट होना, ज़ाहिर है उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं, महंगा हो चुका है कारोबार करना। मैक्रो इंडिकेटर्स को तो हम इस वक्त कंट्रोल में देख रहे हैं, लेकिन क्या ये सब काफ़ी हैं एक बिजनेसमैन के इत्मीनान के लिए कि वो पाकिस्तान में ही कारोबार कर सके? वॉल्यूम बढ़ाना। देखें, बात यह है कि 8,000 कंपनियां दुबई में रजिस्टर तो ज़रूर हुई हैं, लेकिन क्या वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या वहाँ इंडस्ट्री या वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वहाँ पे वो लोग जो कर रहे हैं, मोस्टली लोगों ने अपने ऑफिस वहाँ पे बनाए हैं ताकि उनकी जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं उनको ईज आउट किया जा सके। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ख़ास तौर पे जो IT रिलेटेड बिजनेस है या जो स्टार्टअप्स हैं, उनको बाहर से जो रेमिटेंसेज आती हैं यानी डॉलर में जो उनको इनकम आती है वो पाकिस्तान में डायरेक्ट नहीं आ सकती, क्योंकि पाकिस्तान में उसके कोई चैनल्स अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से लोगों ने वहाँ पे कंपनियां रजिस्टर कराई हैं। जैसे जैसे हमारा IT का बिजनेस ग्रो हो रहा है या जैसे जैसे हमारा स्टार्टअप्स के बिजनेस ग्रो हो रहे हैं, तो वैसे वैसे वहाँ पे कंपनियां रजिस्टर कराने की तादाद में इजाफा हो रहा है। लेकिन हम ये कहें कि जी हमारे कोई टेक्सटाइल वालों ने जहाँ के कोई इंडस्ट्री वहाँ पे लगा ली है, या हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल ने लगा ली है, या हमारे कोई माइंस एंड मिनरल वालों ने वहाँ पे कोई कंपनी बना ली है या इंडस्ट्री लगा ली है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बात या ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे जो यहाँ पे प्रॉपर्टी के लोग हैं उन्होंने वहाँ पे जाके कोई इन्वेस्टमेंट कर ली हो, तो उसके बहरहाल कदर इम्कानात हैं और वो लोग करते रहते हैं। इसी तरह दूसरे मुल्कों के लोग, जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में भी इस साल में कोई $1.5 अरब की, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में $1.5 अरब की हमारे यहाँ भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, जो कि कोई 40% है जो साबका ईयर से। तो ये कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो दूसरे मुल्कों में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जैसे पाकिस्तान FDI को इनकरेज करता है, दूसरे मुल्क भी FDI को इनकरेज करते हैं। तो एज सच मैं इसमें कोई तशवीश की बात नहीं देखता। अच्छा, हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक के साथ सॉफ्ट कमिटमेंट्स भी हो रही हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में जो प्राइम मिनिस्टर ने दौरे किए या बैरून ममालिक के डेलीगेशंस ने दौरे किए, हम जो रीजनल हमारे कंट्रीज़ हैं, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ भी हैं, उनके अलावा भी अब हम आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को भी थोड़ा सा टारगेट कर रहे हैं, अपनी ट्रेड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस ट्रेड के बढ़ने में एक्सपोर्ट बढ़ाने की कितनी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस है? क्योंकि इस ट्रेड डेफिसिट को जो हमने पिछले 7-8 माह में बढ़ते देखा, क्या वो किसी तशवीश का बाइस है आपकी नज़र में? देखिए, जो जनवरी में फर्स्ट टाइम हमारा पिछले 6 महीनों या 7 महीनों के बाद जनवरी वाज द फर्स्ट मंथ के वेयर वी विटनेस दी इसमें जो करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं, ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट हमारा जो वाइडन हुआ है, तो वो तकरीबन उसके बावजूद भी, सेट ऑफ होने के बावजूद भी हमारा जो कोई $1.5 अरब का सरप्लस था करंट अकाउंट, वो अभी भी $600 मिलियन सरप्लस में है। तो नो डाउट कि हमारी कोई 40% के करीब इंपोर्ट बढ़ी है
इसमें जनवरी 2025 में, और उसकी वजह से ये मामला पैदा हुए हैं। लेकिन जाहिर है कि जब हम बैंक मार्कअप हमने कम किया है और कदरे बिजली की कीमतें कम होने की तरफ जा रही हैं, तो उसमें बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ने की तरफ जा रही हैं। उसकी वजह से कुछ एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, तो ट्रेड एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ने की वजह से ये सर्ज आई है। लेकिन दूसरी तरफ हमें जो रेमिटेंसेज आई हैं इसमें जनवरी में, वो भी $3 अरब की आई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अगर हम देखें तो इस जो फिस्कल ईयर के एंड में अगर हम देखें, या इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में, तो शायद $1.5-2 अरब का हमें डेफिसिट हो, एज अगेंस्ट जो कि पिछले साल भी हमें तकरीबन, मुझे सही तो याद नहीं है, मेरे ख्याल में कोई $5-6 अरब का डेफिसिट था हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इस साल अगर हुआ भी तो कोई $1-2 लाख, सॉरी $1-1.5 अरब के करीब डेफिसिट शायद हो। तो अब जाहिर एक हमने इस वक्त जो टारगेट सेट किए हैं अगले 5 साल के लिए, जो इनिशियल टारगेट्स हैं, इस जो हमारा ट्रैक है इस वक्त, जो हमारी सिमत है, वो आपको दुरुस्त लग रही है कि इस स्पीड से या इस पेस से, या जो इस वक्त फैसले लिए जा रहे हैं उनके साथ हम आसानी के साथ ये $60 अरब की जो एक साइकोलॉजिकल फिगर है, इसको हम क्रॉस कर जाएंगे, ये हम हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? आप कहना चाह रहे हैं कि $60 अरब की जो हमारे स्पोर्ट्स की हमारी जो एक्सपेक्टेशन है या जो टारगेट है प्राइम मिनिस्टर ने सेट किए हैं अगले 5 साल में, तो देखिए पाकिस्तान का पोटेंशियल तो है। हमें जो इम्पेडिमेंट्स हैं वो हैं बिजली की कीमतें, और इम्पेडिमेंट्स अगर हमारे खत्म हो जाते हैं, बैंक मार्कअप अगर हमारा सिंगल डिजिट आता है, इसी तरीके से हमारी अगर बिजली की कीमतें जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 9 सेंट पे आने जा रही हैं मार्च और अप्रैल के महीनों में, तो ये अगर वाकई कम हो जाती हैं गैस, तो फिर इसकी सप्लाईज के इश्यूज भी है कि इसकी सप्लाईज में कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर फाइन ट्यून हो जाती हैं और ये वाकई चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं, तो $60 अरब का बिल्कुल हमारा पोटेंशियल है और हम इसको अचीव कर सकते हैं। इसलिए कि हमारे बहुत सारे शोबे ऐसे हैं कि जिनमें हमारा जो ग्लोबल रेट है वो आप सुन के हैरान होंगे कि किसी चीज़ में 0.5% है, किसी में 0.2% है, किसी में 0.6% है। तो ग्लोबल मार्केट में हमारे लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ी गुंजाइश है। अगर हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कंट्रोल कर लेते हैं, कॉम्पिटिटिव कर लेते हैं, तो आप यकीन जानिए कि हम $60 अरब तो कोई चीज़ ही नहीं है, हम इससे भी आगे जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन जाहिर साहब जितना सिंपल अंदाज से हमारे प्राइम मिनिस्टर ये सारे फिगर्स बताते हैं या जो एक स्ट्रेटजी बताते हैं, वो ज़ाहिर चीज़ें उतनी सिंपल शायद हैं नहीं। इंटरेस्ट रेट भी अभी आप देखें वो सिंगल डिजिट में अभी तक नहीं आ पा रहा है, जबकि गुंजाइश मौजूद थी, बिज़नेस कम्युनिटी की डिमांड भी है। फिर सस्ती बिजली से मुतालिक भी वो पिछले कोई 1 साल से 6-8 महीने से यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक मुमकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के इतने लॉसेज हैं। पैरेलल उस पर नहीं काम हो रहा। IPPs के साथ तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, वो कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पैरेलल चलानी है और उसमें कहीं कहीं हमें हुकूमत की इस वक्त लैकिंग नज़र आ रही है, या थोड़ी सी अनअवेयरनेस उसको कह सकते हैं। देखिए उसमें बात यह है कि 2100 अरब रुपया हम कैपेसिटी चार्जेस की मद में पे कर रहे थे IPPs को, जो कि तकरीबन 300 अरब रुपए की, तो उन्होंने उसमें कुछ गुंजाइश निकाली है। 6 जो IPPs के एग्रीमेंट कैंसिल हुए हैं और बाकी भी 18 के साथ उनकी निगोशिएशन चल रही हैं। और ये कि तकरीबन 52% जो IPPs हैं उसका शेयर जो है, उसकी ओनर जो है वो खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो ये सारे खाते और लेजर के हिसाब किताब हैं कि एंट्री इधर से उधर कर दो, उधर से उधर कर दो। मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी आसानी के साथ ये क्वेश्चन निकल आएगा और गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये मार्च एंड में, मिड मार्च में या अप्रैल शुरू में ये कीमतें कम हो जाएंगी। और इसमें कम हुए बगैर ये जितने प्राइम मिनिस्टर के दौरे हो रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर देखें ना, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी किसी मुल्क से लेकर आएंगे तो दुनिया की महंगी तरीन बिजली में, बिजली तो यही यूज करेगा ना, वो फॉरेन इन्वेस्टर जो आएगा वो कोई इंडस्ट्री लगाएगा, कोई रिफाइनरी लगाएगा, कोई माइंस एंड मिनरल में काम करेगा, तो बिजली तो यही यूज करेगा। बैंक मार्क वो यहीं से यूज करेगा, तो ये चीजें जो है, या गैस यहीं से यूज करेगा। तो अगर ये दुनिया की महंगी तरीन बिजली होगी, गैस होगी और बैंक मार्कअप होगा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आके किस तरह पॉसिबल होगी और कैसे फिजिबल होगी। तो इसलिए ये गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी भी है और कुशन भी अवेलेबल है कि वो इन चीज़ों को फाइन ट्यून करके और इनकी चीज़ों को, कीमतों को दुरुस्त कर लें, और इंशाल्लाह ये होने जा रहा है। और साहब ये जो इम्पोर्ट्स पर कंट्रोल इस वक्त रखना है, जो पिछले फिस्कल ईयर में बेहतर तरीके से रखने में ये हुकूमत कामयाब रही, लेकिन उसमें इनका टेन्योर बहुत शॉर्ट था। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रिप से निकलती तो नहीं जा रही इम्पोर्ट्स, क्योंकि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो इम्पोर्ट लेड
एक्सपोर्ट ही कहलाती हैं। अगर हमें एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी की तरफ जाना है तो अपनी इंपोर्ट्स को हमें कंट्रोल करना है, उसका तरीक़ाकार क्या हो सकता है? आहिस्ता आहिस्ता ये फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। देखिए, इंपोर्ट्स में भी एक तो चीज़ है कि जो एक्सपोर्ट यानी इंपोर्ट लेड हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, तो उसमें एक इशू तो जो है वो वैल्यू एडिशन का है कि हम एक चीज़ इंपोर्ट करते हैं, फर्ज कीजिए $100 में, और $125 में हम उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो हमारे यहाँ उसकी वैल्यू एडिशन ना होने के बराबर है। दूसरी चीज़ हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, फॉर एग्जांपल माइंस एंड मिनरल्स की अगर आप मिसाल ले लें, तो उसमें जब हम क्वेरिंग करते हैं, जब मार्बल को निकालते हैं हम, तो उसमें 60% हम मार्बल ज़ाया कर देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग, तो वो हमारा मार्बल ज़ाया हो जाता है। तो अगर वो उसको हम जदीद तरीके इख्तियार कर लेंगे तो वो हमारा मार्बल ज़ाया नहीं होगा और उसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करते हैं तो उसमें तकरीबन 25% हम सब्जियां उगाने के बाद या फल उगाने के बाद और सारी उससे कॉस्ट करने के बाद वो हम ज़ाया कर देते हैं। तो उसके लिए क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, रेफ्रिजरेशन नहीं है, या ये कि खेतों के साथ हमारी इंडस्ट्री नहीं है कि जो उसको जूस में तब्दील कर सके या केचप्स में तब्दील कर सके, तो इस तरह से वो चीज़ें हमारी ज़ाया हो जाती हैं। कॉटन की एग्जांपल हमारे सामने है कि कॉटन जो है हम 16 मिलियन बेल बनाते थे, अभी हम 5 मिलियन बेल पे आ गए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी हमारी चीज़ें जो हैं वो वेस्ट हो जाती हैं। बिजली हम तकरीबन 4000 मेगावाट डेली बेसिस के ऊपर हम ज़ाया कर रहे हैं, चाहे वो हम चोरी के जरिए हो या बिल नॉन पेमेंट के जरिए हो। तो ये सारी इस तरह की चीज़ें हैं कि जिसमें हम कोई भी शोबा देख लें कि उसमें हमारे लॉसेस जो हैं वो प्रोसेस के लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं या उसमें चोरा चकारी है। इसी तरीके से अगर हम देखें EFS यानी एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम, वो एक बहुत इनकलाबी स्कीम है। उसमें ना आपको टैक्स पे करना है इंपोर्ट स्टेज पे और ना आपको उसमें रिफंड के लिए जाना है। ये एक्सपोर्टर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी यह है कि उसमें बहुत बड़ा मिसयूज हो रहा है। अभी हम जो देख रहे हैं कि जो इंपोर्ट में सर्ज आई है तो वो EFS स्कीम की वजह से भी आई है कि उसमें लोगों ने उसको मिसयूज किया है और उसमें बहुत बड़ी क्वांटिटीज इंपोर्ट कर ली हैं और यहाँ लोकल बेचने शुरू कर दिए हैं, जबकि वो रॉ मटेरियल मंगाया गया था एक्सपोर्ट के लिए जी। तो इस तरह की हरकत भी जो है हमारी सोसाइटी में होती हैं। तो EFS स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से सीमेंट है, सीमेंट में हमारी एक्सपोर्ट देखें, सिर्फ अमेरिका जो है वो कुछ $17 बिलियन की इंपोर्ट्स करता है सीमेंट की एनुअली। तो ऑलरेडी अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, तो हम $17 बिलियन में से $2-3 अरब का भी शेयर उससे मजीद ले लें तो हम अपना सीमेंट अमेरिका को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें गुंजाइश मौजूद है और आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमारी बेल्ट टाइटनिंग हो रही है और जिस तरीके से SIFC उसमें अपना रोल अदा कर रही है और वन विंडो ऑपरेशन का एक नेमुल बदल है SIFC, तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें जो है ना उसकी फाइन ट्यूनिंग हो रही है और साथ साथ हो रही है और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारी इकॉनमी के सिग्नल्स जो हैं वो बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब, एक वज़ीर IT मारूफ बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने ताजिरों के लिए बजट में फिक्स टैक्स रिजीम लाने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मुताबिक बड़े दुकानदार पर माहाना 20,000 रुपए और छोटे दुकानदार पर माहाना 10,000 रुपए टैक्स की सिफारिश की गई है। हुकूमत ने ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर दोस्त स्कीम लॉन्च की थी जो बुरी तरह से नाकाम हो गई थी, जिसके बाद FBR ने फौरी तौर पर अपनी टैक्स पॉलिसीज में तब्दीली का प्लान बनाया था। FBR ने छोटे ताजिरों से टैक्स वसूल करने के बजाय बड़े रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू करने की एक स्ट्रेटेजी तैयार की थी, जिसके बाद FBR रिटर्न्स, डेटा सिक्योरिटी और कमर्शियल बिजली की कंजम्पशन के डेटा की बुनियाद पर बड़े ताजिरों को रजिस्टर करेगा। फी दुकान रिटेल आउटलेट पर फिक्स टैक्स की मौजूदा पॉलिसी मुअत्तल की जाएगी। हुकूमत ने करंट फिस्कल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में हदफ 10 अरब रुपए रखा था और सेकेंड क्वार्टर के लिए TDS की वसूली का हदफ 23.4 अरब रुपए रखा गया था, लेकिन FBR ये दोनों ही अहदाफ हासिल करने में
बुरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ने पाकिस्तान बिजनेस फोरम की जानिब से फिक्स टैक्स रिजीम के मुतालबे को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत मुसलसल टैक्स आदाफ हासिल करने में नाकाम हो रही है। रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान टैक्स शॉर्टफॉल 468 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है। वफाकी वजीर खजाना के एक बयान के मुताबिक मुल्क की बड़ी कंपनीज कुल 3400 अरब के टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस हैं। हुकूमत ने तकरीबन 13,000 अरब रुपए टैक्स वसूली का टारगेट सेट किया है, जिसके लिए हुकूमत टैक्स नेट को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। टैक्स माहिरीन के मुताबिक बहुत से सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें टैक्स नेट में अपना हिस्सा डालना पड़ेगा और हुकूमत को टैक्स पॉलिसीज सख्ती से नाफिज करनी होंगी और जो ना वरना बढ़ता ही चला जाएगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो सेक्टर्स अभी तक टैक्स नेट से बाहर हैं, खासतौर पर ये रिटेल सेक्टर, अब किस तरह से इन तजावीज़ पर अमल दरामद होगा और पाकिस्तान बिजनेस फोरम की ये तजावीज़ कितनी इस वक्त काबिल कबूल हैं हमारे ताजरों के लिए और एसोसिएशंस का इस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है, इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अहमद जवाद साहब चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पाकिस्तान बिजनेस फोरम के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब जो डिमांड आप इस वक्त कर रहे हैं, जो तजवीज़ आपने फिक्स टैक्स रिजीम की रखी है, इसमें जो फिगर है 20,000 रुपये बड़े दुकानदार के लिए और 10,000 रुपये छोटे दुकानदार के लिए, ये ताजिरों के लिए इस वक्त ये उनके लिए काबिल कबूल है? उनसे बातचीत हुई है आप लोग? देखिए, बात यह है कि पिछले आप 50 साल से ज़ायद का टाइम देख लें इस पाकिस्तान का, तो जो आपका ताजर है, चाहे छोटा ताजर है चाहे बड़ा दुकानदार ताजर है, जो भी है, वो अपना इनकम टैक्स जो है वो पे नहीं करता, सिस्टम में नहीं आते। बड़े कम आपको मिलेंगे वो ताजर जो चेम्बर्स के अंदर मेंबर हैं, उनके लिए कंपल्शन हो जाता है, वो अपने टैक्स फाइल कर देते हैं। लेकिन उसके अलावा जितनी भी आपके अंजुमन ताजरान हैं, वो लोग अपना टैक्स फाइल नहीं करते। और माजी के अंदर बहुत सारी हुकूमतों ने इन पर काम करने की कोशिश की, लेकिन हर हुकूमत का एक अलमिया ये होता है कि उसको अपना वोटर बैंक, एक वोट बैंक बचाना होता है। और अभी ये ख़ान साहब के दौर में शबर जैदी साहब ने कोशिश की, तो सुनने में ये आया कि कराची में जब वो गए तो ताजर उनके ऊपर कूद पड़े, क्या कहते हैं, ऐसा चेयरमैन FBR। फिर उसके बाद जब PDM 1 आई, शहबाज शरीफ, जब बिफोर इलेक्शन शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, तो उस टाइम मिफ्ता इस्माइल साहब जो आपके साबिक वज़ीर ख़जाना थे, मिफ्ता साहब ने ये करने की कोशिश की। उस वक़्त PML नून के अंदर से प्रेशर आ गया। सो फॉर सो जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दी कि आप इसको रिविज़िट करें, इसको देखें। तो फिर उनको वो, हालांकि उन्होंने बजट में अनाउंस कर दिया था, लेकिन वो चीज़ फिर उनको वापस लेनी पड़ गई। तो बात ये है कि ये फ़िक्स ट्रेडर्स, फ़िक्स जो टैक्सेशन है ताजरों के लिए, ये हम समझते हैं, पाकिस्तान बिजनेस फोरम समझते हैं विन विन सिचुएशन है। अच्छा। क्योंकि इस वक्त करंटली दौर पे आप देखें कि जो आपके ये जो थोक और परचून का कारोबार है, इसका GDP के अंदर तकरीबन 18% इनका शेयर है और टैक्स ये देते हैं ऑलमोस्ट 2%। उसके बरक्स जो आपकी इंडस्ट्री है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनका जो कंट्रीब्यूशन भी कम है GDP के अंदर और उनको टैक्स स्लैब भी उनका बहुत ज़्यादा है। इस वक्त जितनी भी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं या इवन एक्सपोर्टर्स हैं, उनका जो टैक्स स्लैब बनता है वो तकरीबन 35% से ज़ायद बनता है। अगर आप उसमें सुपर टैक्स भी डाल दें तो वो 40% के पास बन जाता है। तो एक अनइक्वलिटी है माशरे के अंदर। तो और इस वक्त आपका हर साल जो बजट होता है, हम देखते हैं आपको कई खरब रुपए आपको खसारे में जाना पड़ता है। 22 खरब आपका टोटल हजम होता है बजट का, और उसमें आपकी टैक्स कलेक्शन जो होती है वो तकरीबन उसकी 50% होती है। वो भी 50% जो होते हैं वो आप फिर जाके बैंकों से बोरिंग करते हैं। और हो क्या रहा है कि पाकिस्तान का कर्जा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमारे उस विशियस सर्कल से बाहर ही नहीं निकल रहे। तो अब इसके अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम जो ताजर दो स्कीम थी जो पिछले साल FBR ने इसको शुरू किया, जिसमें इनिशियली कुछ वॉलंटरीली छोटे ताजर, बड़े ताजर, इसके अंदर उसने उस ऐप के अंदर, ताजर दोस्त ऐप के अंदर में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, लेकिन बाद में वो एक प्रोटिसाइज होगी और वो कामयाब नहीं हो सकी। जो IMF ने टारगेट दिया था गवर्नमेंट को कि आपने 50 से 60 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करना है, लेकिन वो कलेक्ट नहीं हो सका। अब उसके अंदर ये था कि आप अगर ये देखें उस ताजर दो स्कीम के अंदर
40,000 से 60,000 की उन्होंने रखी हुई थी, उन्होंने अमाउंट्स रखी हुई थी कि कुछ बड़े शहरों में 60,000 होगा, छोटे शहरों में 40,000 रुपया होगा। तो वो एक थोड़ा सा ज़्यादा भी था कि उस चीज़ को इतनी पजीराई नहीं मिल सकी। हमने जो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी है वो बड़ी एक ग्राउंड पर मबनी दी है। हमने कहा है कि जो बड़ा ताजर है वो 20,000 रुपया दे जिसकी बड़ी दुकान है, जिसकी छोटी दुकान है उसको आप 10,000 रुपीज़ रखें, और जो उससे भी छोटा ताजर जो कस्बों में, छोटे कस्बों में, गोठ में, गांव में बैठा हुआ है उससे आप 4-5 हज़ार महीने का ले लें, और उनकी आप कलेक्शन भी बिजली के बिलों के तहत करें। जब आप बिजली के बिलों के तहत करेंगे तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी प्रॉपर तरीके से आएगा, और ताजरों को भी ये पता होगा कि जी हमने तो अपने बिजली के तहत बिल पे कर दिया है, और उसके अलावा फिर उनको छेड़े मत, FBR उनको हर किस्म से उनकी एग्जेम्पशन दे दे। और ये करना मैं समझता हूँ ज़रूरी है, और इसकी एक विन विन सिचुएशन ये होगी कि इसको जब अगर इसको हम समझते हैं कि गवर्नमेंट की जो आपका फाइनेंस बिल आ रहा है जून के महीने में, इसमें इसको शामिल किया जाए, और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने भी मार्केटों के आपके सदूर बैठे हुए हैं अंजुमन ताजरान के, FBR उनको अपने साथ ऑन बोर्ड ले। हर मार्केट के सदर को पता होगा कि मेरी मार्केट के अंदर ये ताजर जो है इसका इतना रेवेन्यू है, ये बड़ी कैटेगरी में आता है, ये ताजर जो है इसका रेवेन्यू कम है, इसकी सेल कम है, ये छोटी कैटेगरी में आता है। तो गवर्नमेंट के लिए इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन बड़ी आसान हो जाएगी अगर वो मार्केट के सदर को अपने साथ अपने ले, जैसे मिसाल के कराची में जोड़िया बाजार है। सब बताएगा कि ये डिफरेंशिएट ये कैसे होगा कि उस रेवेन्यू में कहीं कोई डेडलाइन रखी जाएगी कि यहाँ तक का जो रेवेन्यू है, यहाँ तक की आमदनी है, इसके अंदर जो लोग आ रहे हैं वो छोटे ताजिर हैं, और इससे जो एक्सीड करेगा जिनका रेवेन्यू वो बड़े ताजिर होंगे। अभी डिसाइड कौन करेगा कि वो फिगर क्या रखना है, छोटे ताजिर और बड़े ताजिर के दरमियान लकीर कैसे खींचनी है? उसका मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। मैं बता रहा हूँ जो मार्केट का सदर होता है ना जी, जैसे जोड़िया बाजार है, जोड़िया बाज़ार एक कराची है, ये कराची का सदर है, उसकी मिसाल दे देता हूँ आपको। अब जोड़िया बाज़ार का सदर है, वो अपनी कम्युनिटी में वहाँ से उसका इलेक्शन होता है, वो इलेक्ट होकर आता है। सही। अब जोड़िया बाज़ार के सदर को पता होगा कि मेरे बाज़ार के अंदर मेरा इतना वोटर है, ये ताजर है, ये इसका सेल वॉल्यूम ये है, इसका सेल वॉल्यूम ये। वहाँ से आपको एक ओवरऑल सिस्टम को, गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू चेक मिल जाता है कि अच्छा इनका ये असेसमेंट है। फिर उसके बाद जो आपकी जो शॉप होती है उसका आपको जो महीने का बिजली का बिल आ रहे होते हैं उससे भी आप उसकी एक एवरेज डिटर्मिन कर लेते हैं। फिर आपके जो उस एरिया होता है उधर भी जो आपकी रेंटल वैल्यू चल रही है उससे भी आप उसको डिटर्मिन कर लेते हैं। तो बहुत 3-4 पैरामीटर्स हैं जिससे आप इन चीज़ों को डिटर्मिन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप ये क्या कहते हैं, आइडिया हो जाता है आपको कि ये एक बड़ी कैटेगरी में आता है ताजर, ये छोटी कैटेगरी में आता है, और उसमें फ़र्क भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, एक का 10,000 एक का 20,000 होना चाहिए। और जो गांव की कैटेगरी है वो तो अंडरस्टूड है ना, वो तो जो भी गांव होगा वहाँ आपको वो डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है कि बड़ा वहाँ तो है ही 5,000 रुपीज़ की एक सजेशन है हम लोग। अच्छा महमूद साहब, ये इसकी एक्सेप्टेंस कैसे होगा ये कि ताजिरों में, क्योंकि अभी तक तो जो जीरो टैक्स पर चल रहे हैं जिनको बिल्कुल आदत ही नहीं है उनके लिए चाहे 10,000 रुपये ही हो, लेकिन वो एक उनके लिए एक अमाउंट होगा इजाफी, और उसका बोझ वो अपने ऊपर महसूस करेंगे। अब ये एक्सेप्टेंस उनमें कैसे पैदा होगी कि जी ये आपने देने ही देने, और फिर इसका बोझ एक एंड कंज्यूमर पर, यानी अपने खरीदार पर नहीं डालना, अपने बायर पर नहीं डालना, ये आपने अपने पास से अदा करने अपनी इनकम में से। जी वो बता रहे हैं ना, एक तो आप इसको इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे थ्रू आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, आपने बिजली के बिल में उनको आप ये टैक्स डालें, जैसे PTV फीस आती है बिजली के बिल में आती है ना, हम सब देते हैं, तो ये भी आपकी बिजली के बिलों में डालें। एक तो इन्फोर्समेंट कम होगी, दूसरा ये होगा कि उस ताजर को ये पता होगा कि यार मुझे आप दोबारा FBR में अपना रिटर्न फाइल नहीं करना। जो ताजर ऑलरेडी FBR में अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं इस वक्त, उनकी तादाद बहुत कम है, तो उन ताजरों को भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी कि आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने फिर भी फाइल करना है तो आप अपना ये टैक्स आप वहाँ से एडवांस जमा करवा के आप उनको बता देंगे, जैसे एक्सपोर्ट प्रोसीड्स में होता था, तो वहाँ से आपको वो रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको उसके दूसरी ऑप्शन FBR उसमें दे देगा कि भाई आप ऑलरेडी फिक्स टैक्सेशन रिजीम में आ चुके हैं, तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, आपको टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना महीने का टैक्स फाइल कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये करना आपके लिए ज़रूरी है। बात यह है कि ताजरों को ये बात समझनी पड़ेगी। एक साइड पे तो अंजुमन ताजरान वाले कहते हैं कि ताजर इस मुल्क के लिए बड़ी खिदमत दे रहे हैं, ठीक है, हम खिदमत दे रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, और इसमें बहुत अच्छे अच्छे ताजर भी हैं जिनकी कंट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन सारे एक जैसे नहीं हैं। आपको अगर ग्रोथ की तरफ जाना है,
मुल्क को इस टाइम ज़रूरत है, तो आपको अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, रेवेन्यू की ग्रोथ। लेकिन अहमद साहब ये बताएगा अब ये मेक श्योर कैसे करेंगे कि ये 10,000 या 20,000 रुपए जो ताजिर टैक्स की मद में अदा करेगा, इसका बोझ वो अपने खरीदार पर नहीं डालेगा, अपने कस्टमर पर नहीं डालेगा। वो अगर अब जो जिस चीज़ का भी वो कारोबार कर रहा है, वो कोई आटे, दाल, चावल, चीनी पर अगर 10-10, 15-15, 20-20 रुपए इजाफी वो बढ़ाकर चार्ज करेगा, तो ये उसके पैसे जो ये भर रहा है टैक्स की मद में, तो उसका बोझ तो वो खरीदार पर पड़ जाएगा। ये कैसे मेक श्योर होगा? देखिए बात ये है ना, आप देखें ना, आप 10,000 की एवरेज लगा लें, साल का बनता है 2.5 लाख रुपया, ठीक है। अब 2.5 लाख रुपया वो खरीदार पे कैसे, अगर डाल भी लेगा, ऑलरेडी भी खरीदार जो है इस टाइम ओवर, उसको मार्केट में आप है, मैं, हम जब भी जाते हैं हमें कोई सस्ती चीज़ तो मिलती नहीं है, महंगी चीज़ ही मिल रही है। अब वो जो एक दुकानदार जो इस टाइम POS मशीन के अंदर रजिस्टर्ड है, जो GST पे कर रहा है, वो GST तो हमसे लेता है ना, और उसके बाद ये आपको भी पता है, सबको पता है, FBR को पता भी है कि जब वो GST कलेक्ट कर लेता है, वो उसके अंदर भी अंडर इन्वॉइसिंग हो जाती है, वो मुकम्मल GST सिस्टम में नहीं जाता। तो अब अगर मिसाल के तौर पे 10,000 की फिक्स टैक्सेशन रजीम में एक छोटा ताजर आता है, वो उसकी साल की अमाउंट बनती है 2.5 लाख रुपया। अब वो 2.5 लाख रुपया वो कितना कस्टमर पे डालना भी चाहेगा तो कितना डालेगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? 5 रुपये चलो डाल देगा, 3 रुपये डाल देगा, फी कस्टमर डाल देगा, उससे ज़्यादा इतना कोई उसका वैल्यू इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन उससे रियासत को, हुकूमत को अच्छी खासी सब्सटेंशियल अमाउंट उनको रिकवरी के अंदर आएगी, क्योंकि आपको अगर इकोनॉमी, लेकिन मतलब ये इससे एक ताजिर को जो 10,000 रुपए की मद में सालाना 1,20,000 दे रहा है या 20,000 की मद में 2.5 लाख दे रहा है सालाना, उसको एक नाजायज मुनाफाखोरी की आदत पड़ जाएगी। अगर वो इस तरह खुद अपनी कीमतों में इजाफा कर लेगा, तो ये पहले ही एक बड़ा इशू बना हुआ होता है कि मुख्तलिफ सीजन्स में ये चल रहा होता है। उसके अंदर तो देखें ना, इस वक्त तो जिस ताजर ने ये डिटर्मन किया हुआ है कि जी मैंने मिसाल के तौर पे टैक्स नहीं भी दे रहा, मैंने फिर भी मुनाफाखोरी करनी है, तो अब ये काम तो ज़िले इंतज़ामिया की इन्फोर्समेंट का आ जाएगा ना, कि वो इसको किस तरीके से इन्फोर्स करते हैं वो। और जो ओवरऑल एक अब तो हर बंदे के अंदर एक कंज्यूमर में बड़ा शऊर आ गया है। कंज्यूमर को पता है कि यार फलानी जगह पे कपड़ा है, वो इस तरह मीटर मिल रहा है, फलानी जगह पे कपड़ा इतने मीटर मिल रहा है। तो अब कंज्यूमर बहुत एक विजिलेंट हो चुका है। जितनी आपकी इन्फ्लेशन है, जितनी आपकी एक खास तौर तनख्वाहदार तबका जितना पिस रहा है, तो बड़े विजिलेंट हो गए हैं। उनको पता है कि यार इस जगह से जाएंगे चीज़ इकोनॉमिकल मिलेगी, इधर जाएंगे चीज़ इकोनॉमिकल नहीं मिलेगी। तो अब ताजरों को भी समझ आ गई है कि हमें वॉल्यूम्स पे काम करना है, हमें अपने रेट्स को कम्पिटिटिव रखना है। बाकी इसके अंदर जो है वो इंतज़ामिया, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका हम समझते हैं एक रोल हर वक्त 365 डेज साल में होना चाहिए कि वो रूटीन में अपने चेक्स एंड बैलेंसेस रखें। एक डिप्टी कमिश्नर्स वो अपने चेक्स एंड बैलेंसेस रखें, और जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस कमेटीज़ हैं उनको एक फॉल करने की ज़रूरत है, ताकि वो हर चीज़ के अंदर, चाहे एक छोटा एक रेडी वाला भी है, एक फल बेचने वाला भी, उसको भी चेक्स एंड बैलेंस रखे कि मुनाफाखोरी तो नहीं कर रहा। लेकिन उससे आप इसका ओवरऑल आप देखें कि अगर ये इन्फोर्समेंट हो जाती है, और इस दफ़ा हम होपफुल हैं कि ये फाइनेंस बिल में ये गवर्नमेंट ये चीज़ डाल दे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ताजर से ज़्यादा हम समझते हैं हुकूमत के विल के ऊपर है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं, इनका जो ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट होता है वो 5 साल की अपनी परफॉर्मेंस होती है कि 5 साल बाद हमने इलेक्शंस में जाना है। अब हर पॉलिटिकल पार्टी को ये होता है कि अच्छा यार मैंने कर दिया तो शायद कोई मेरा वोट बैंक जो है या मेरा बेस है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, लोग दूसरी तरफ ना चले जाए। तो देखिए मुल्क की खातिर आपको ना, मुल्क जो होते हैं उनमें आपकी पॉलिसियाँ 5 साल की नहीं चलती। आपको मुल्क चलाना है, मुल्क की मईशत चलानी है, तो आपको 20 साल 25 साल की बिल्कुल एक पॉलिसी बड़ी मुनासिब आप लोग ये तजवीज़ और मुतालबा बड़ा ही वैलिड लग रहा है। लेकिन अब ये बताएगा कि अभी ये किस फेज़ में है? ये सिर्फ अभी तक डिमांड के फेज़ में है, या इस पर कोई सेटिंग वगैरह गवर्नमेंट से हुई है, किसी लेवल पर आप लोगों ने ये डिस्कशन उनसे की है, और इस पर रिस्पॉन्स क्या है गवर्नमेंट का? अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स है? गवर्नमेंट को ये चीज़ पसंद आई है। अच्छा। गवर्नमेंट इस पे सीरियसली वर्किंग कर रही है, लेकिन थोड़ी सी गवर्नमेंट अभी हेजिटेंट भी है। वही वाली बात कि वो अभी देख रहे हैं इसके पॉलिटिकल प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या है। सबसे बड़ी पॉलिटिकल विल की बात है। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ की अपनी विल उठा ले कि हमने ये इन्फोर्स करना है और हमने ये हर सूरत कलेक्शन लेनी है, ठीक है ना। अब आप देखें 40 रुपये तकरीबन या 35-40 रुपये आप पर लीटर लेवी दे रहे हैं ना। हर आदमी लेवी दे रहे हैं, पेट्रोलियम के ऊपर दे रहे हैं। पेट्रोल डलवाने जाते हैं 60 रुपये तक पहुंच गई अब तो इस वक्त जो पेट्रोल का रेट। हाँ जी, देखें ना 278 रुपीज़ का या 250 समथिंग का पेट्रोल का प्राइस जा रही है, उस पर 30 से 40 या 35 से 40 रुपये की लेवी जा रही है। हर बंदा दे रहा है, गवर्नमेंट ले रही है आपसे, डीजल के ऊपर भी ले रही है।
तो जब आप ये तरीके का जब आप रेवेन्यू पूरा करने के लिए आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ चले जाते हैं और मेन आप जो एक जड़ है उसको आप ठीक नहीं करते, उस रूट कॉज को आप ठीक नहीं करते, तो आपने इकॉनमी को आगे नहीं चला सकते। आप देखिए इकॉनमी को अगर आपने चलाना है तो आपने कर्जे ले लेके तो नहीं चलाना ना। इस वक्त आपकी इकॉनमी अगर चलानी है तो आपकी टैक्स कलेक्शन सालाना 15 खरब रुपया आपकी होनी चाहिए टू सस्टेन योर इकोनॉमी। आप क्योंकि 15 खरब आपकी मिनिमम टैक्स कलेक्शन और अहमद साहब इससे ये जो तजवीज़ आपने जब ये पास ऑन की है हुकूमत को, इससे पहले जो एसोसिएशंस हैं मुख्तलिफ ताजरों की, फेडरल लेवल की या प्रोविंशियल लेवल की या शहरी सतह की, उन लोगों को आपने एतमाद में लिया, उनसे सब बातचीत हुई है, यानी उनके लिए काबिल इत्मीनान है ये चीज़? देखें इसमें ना ताजरों के अंदर आपको पता है बहुत सारे ग्रुपिज्म है, ठीक है, और हर शहर के अंदर, हर शहर में 3-3, 4-4 ताजरों की तंजीमें बनी हुई हैं, उनके अंदर आपस में ग्रुपिज्म है। एक तंजीम इस चीज़ को सपोर्ट करती है, एक कहती नहीं ये हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये अगर आप उन सब को प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है आप उन सबको ऑन बोर्ड ले लें, लेकिन इसके अंदर मैं फिर कहूँगा कि विल ऑफ द गवर्नमेंट, विल ऑफ द स्टेट बहुत ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ पे विल आ जाती, कम्फर्ट में क्या इसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हमने टू रन योर इकॉनमी इफेक्टिवली हमने इसको इन्फोर्स करना है और मुल्क की खातिर करना है, और आपकी एक लॉन्ग टर्म अप्रोच किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की होगी तो फिर ये फिर बड़ी वायबल एक पॉलिसी है, बड़ी वायबल एक ऑप्शन है कि ट्रेडर्स जो हैं वो फिक्स टैक्सेशन रजीम में आएँ। क्योंकि अगर खाली आप सैलरीड क्लास को बार बार आप हर बजट में एक्सक्यूज़ करते जाएंगे, पिछले साल बजट में क्या हुआ है कि आपने सैलरीड क्लास की टैक्सेशन रजीम बढ़ा दिया, आपने उसकी स्लैब्स बढ़ा दिया, आपने एक्सपोर्टर्स जो थे उनको 0% पे थे, उनको आपने नॉर्मल टैक्स रजीम में ले आ गए। फिर गवर्नमेंट जब ये काम नहीं करती, फिर गवर्नमेंट बाकी जगहों पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स होते हैं उनको मजीद एक्सक्यूज़ करती, विच इज़ इररेलेवेंट, और हम समझते ज्यादती उन लोगों के साथ। तो आपको टैक्स बेस बढ़ानी है, आप भी कई सालों से सुन रहे हैं, हम भी ये इस चीज़ को देख रहे हैं कि जी टैक्स बेस बढ़ाने, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए आपको थोड़े से एक बड़े इकदाम करने पड़ेंगे। इसके अंदर हम समझते हैं कि ताजर तो ताजर रह गया, अब एग्रीकल्चर के ऊपर भी पॉलिटिकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने कानून पास कर दिया है कि ज़री टैक्स नाफिज करने के लिए। अब वो 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, 3 हुकूमतों ने उसको पास कर दिया है, एक आई थिंक बलूचिस्तान शायद रह गई है। तो उसका भी तरीकाकार हम ये कहेंगे कि एग्रीकल्चर इतना बड़ा है कि आप उसमें FBR की इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो हर ज़मींदार को उसको नोटिस भेजे और उसकी एविलेट करे। उधर एक आपको मैं एक अंग्रेज़ के ज़माने का कानून है पटवार सिस्टम का, उसके तहत उनको भी आप फिक्स टैक्सेशन रजीम में लेके आए, थोड़ा टैक्स रखें, कंपिटिटिव रखें उनको भी। ये तब भी जितनी आप मुल्क की आमदन बढ़ाएंगे आप इकॉनमी को आगे चला सकते हैं। अगर आप लोगों ने सख्त फैसले नहीं लिए, एक साइड पे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जी दे शुड नॉट नो फ्री लंचेस, हर एवरीबॉडी हैज़ टू पे टैक्स, एक साइड पे फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि जी ये जो नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट है ये ख़त्म होना चाहिए, सारी ट्रेड बॉडीज़ कह रही हैं नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए। तो ख़त्म होना चाहिए, फिर आपको कहीं ना कहीं से आगाज़ तो करना है। और ये जो 10,000 है 20,000 है, ये कुछ भी नहीं है। एक मुझे छोटी सी बात बताएं, एक दुकानदार है वो 70-80 हज़ार रुपये किराए पे दुकान रखी हुई है, उसने दुकान में AC भी लगाया हुआ है, वो महीने का एवरेज 15-20 हज़ार बिल भी देता है, उसने 2-3 मुलाजिम भी रखे हुए हैं जिनको वो तनख्वाह देता है, वो अपने घर का भी वहाँ से ब्रेड बटर चलाता है। अगर वो 10-20 हज़ार रुपया हुकूमत को दे देगा टैक्स, उसकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसा ताजर बता लें। वक्त भी अच्छा खासा इस वक्त मौजूद है मतलब हुकूमत के पास इस पर वर्किंग के लिए, फाइनेंस बिल से पहले अब इन 2-2.5 वक्त है। देखिए अभी हम बैठे, हमारे पास 2-3 महीने हैं और 2-3 महीने बड़े सफिशिएंट हैं इस चीज को इन्फोर्स। ये इफेक्टिव तो होना है 1 जुलाई से इफेक्टिव होगा जब नया आपको फाइनेंस बिल आएगा। चले अब देखते हैं कि हुकूमत कितनी संजीदगी और तेजी के साथ इस पर अमल दरामद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान बिजनेस फोरम हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू आपने सुनी, जो तजावीज़ उन्होंने अब दी हैं ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए। अब उस पर क्या रिस्पॉन्स हुकूमत की तरफ से आता है और किस तरह से इन 2-3 महीनों में इस पर वर्किंग होती है और फिर कैसे इस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, आने वाले वक्त में चीज़ें मज़ीद वाज़ेह होती रहेंगी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।